हेलो थ्रियन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो ये जेड डायनेस्टी 2 का फर्स्ट एपिसोड होने वाला है, वो भी नोवेल बेस्ड। तो कोई ये एक्सक्यूज मत देना कि वीडियो वो क्यों नहीं चल रहा जो नोवेल चल रही है, क्योंकि वीडियो पुराना है और मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो नोवेल का है, आगे के सीजन का। तो आगे की स्टोरी लाइन आप लोग की क्लियर रहे, इसलिए आप लोग पीछे का एपिसोड जरूर देख लेना जो कि फर्स्ट सीजन रिलीज हो चुका है। और आप लोग अगर फर्स्ट सीजन का लास्ट एपिसोड भी देख लोगे तो भी आई नो कि आप लोग को ये सीरीज अपने आप ही पसंद आने लगेगी। तो जो भी आपके थॉट हो मुझे बता देना, और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मार देना। साथ ही ये एपिसोड काफी बड़े बड़े होने वाले हैं, तो इन्हें एक्सप्लेन करने में अब काफी टाइम लगने वाला है। बट अब हमें जो देखने को मिलने वाला है वो जियो फैंग की रियल पावर देखने को मिलेगी आपको इस स्टोरी लाइन पे। तो चलो देखते हैं कि जियो फैंग बुयाओ को बचा पाता है या नहीं, और क्या होता है वो हमें देखने को मिलेगा नोवेल के लास्ट या की फर्स्ट, जहाँ पे भी देखने को मिलेगा देखेंगे। तो चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा नोवेल के पहले एपिसोड का बता देता हूँ कि एपिसोड में क्या हुआ था। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा था कि जियो फैंग को बचाने के लिए बुयाओ अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर देती है, और उस इमॉर्टल होली श्रॉड को रोकने के लिए उसने अपनी सोल पावर को यूज करके एक लोटस को कंडेंस किया था, जिससे वो सोल पावर भी डिस्ट्रॉय हो गई थी और वो श्रॉड भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। जिसका मतलब था कि बुयाओ ने अपना सेक्रीफाइस करके जियो फैंग की लाइफ बचा ली थी। साथ ही उसने कहा भी था, होली गॉड, मैं अपनी सेकेंड लाइफ के लिए अपनी फर्स्ट लाइफ को सेक्रीफाइस करती हूँ। मतलब कि वो जियो फैंग को अपनी लाइफ से भी ज्यादा कीमती मानती थी। जिसके बाद हमने देखा था जो जियो फैंग था वो काफी ज्यादा बिल्कुल टूट जाता है और बुयाओ की बॉडी को लेकर वहीं पे चीख रहा होता है और रो रहा होता है, और अब तक वो पूरी तरीके से शांत हो गया था। जिसके बाद हमने लास्ट एपिसोड में ये भी देखा था कि हमें बुयाओ दिखाई गई थी जो कि एक चैम्बर में लेटी हुई थी ताकि उसकी बॉडी खराब ना हो। और घोस्ट या कि डेमन किंग या घोस्ट किंग जो भी आप कह सकते हो, वो एक एल्डर से बात कर रहा था कि क्या बुयाओ को बचाने का कोई तरीका है। जिसपे उस एल्डर ने कहा था कि यंग मिस ने अपनी सोल को सेक्रीफाइस कर दिया है और उन्हें बचाने का मेरे पास तो कोई तरीका नहीं है। हालांकि जो वो बेल हैं, उन बेल्स ने उनकी कुछ सोल पावर को तो ऑब्जॉर्व कर लिया है, लेकिन उन्हें वापस से रिवाइव जो कर सकता है वो एक मैजिकल ट्राइब है, क्योंकि सोल को वापस से समन करने की जो टेक्निक है वो 1000 ईयर पहले ही खो चुकी है। और अगर कोई मिस को वापस से रिवाइव कर सकता है तो वो केवल वही समन ट्राइब का एक मैजिशियन है, लेकिन उसे खोजना काफी ज्यादा रेयर है। और मुझे लगता है कि अगर अपनी पूरी ही लाइफ आप लगा दें तो भी आप उसे नहीं खोज पाएंगे। घोस्ट किंग जैसे एल्डर किंग लॉन्ग की बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा उदास होता है, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि बुयाओ को वापस से रिवाइव किया जा सकता है। हालांकि इसके बाद किंग लॉन्ग और घोस्ट किंग दोनों ही उस रूम के चैम्बर में जाते हैं जहाँ बुयाओ लेटी हुई थी। तो वो देख सकते थे कि वहाँ पे जाओ फैंग, जिसके चेहरे से आंसू टपक रहे होते हैं, वो उसके बगल से बैठा हुआ होता है। और इस टाइम पे जाओ फैंग के माइंड में मिडो बुयाओ के साथ बिताए हुए जितने पास्ट के मूवमेंट्स होते हैं वो सब एक साथ फ्लैश हो रहे होते हैं। और वो सिस्कियां लेते हुए कहता है, तुम इतनी इडियट क्यों हो, मैंने अभी भी तुम्हें एक चीज नहीं बताई थी। तुमने कहा था ना उस एशियंट बेल में मुझे क्या दिखा है, मुझे जो दिखा था वो तुम थी। एशियंट बेल एक कुआं, मैं बता देता हूँ ये क्या होता है। मतलब आप किसी को पसंद करते हो तो वो आपको उस बेल के अंदर दिखाई देता है उसकी इमेज। तो एक बार जियाओ फैंग ने बुयाओ के साथ उस कुएं में देखा था, तब उसने पूछा था कि तुम्हें इस बेल में क्या दिखाई दिया। तो जियाओ फैंग ने कह दिया था कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि उस टाइम पे वो इस बात पे बिलीव नहीं करता था। आई थिंक कि मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगा ये चीज, इसीलिए वो अब कह रहा था कि मुझे उस दिन जो बेल में दिखा था वो तुम थी, जिसका मतलब था कि जियाओ फैंग बुयाओ से प्यार करता है। जिसके बाद हमें किंग यून हिल दिखाई जाती है, जहाँ पे बैम्बू वैली में लू एक माउंटेन के पीक पे खड़ी हुई थी और चुपचाप आसमान को देख रही होती है। लेकिन तभी उसकी टीचर आती है और उससे कहती है कि यार तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो, जिसपे लू कुछ भी नहीं कहती। तभी टीचर सुइयो लू की तरफ देखती है और इसके बाद उसके पास जाते हुए कहती है, तुम अभी भी उस लड़के के बारे में सोच रही हो। जिसपे लू तुरंत ही कहती है, टीचर ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और उसके चेहरे पे उसका पेन साफ साफ झलक रहा होता है। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, लू भी जियो फैंग को पसंद करती है। हालांकि तभी टीचर सुइयो उसे दिलासा देते हुए कहती है, ये सब डेस्टिनी है क्वियर, फ्यूचर में जब तुम मुझसे मिलोगी तो तुम दोनों एक दूसरे के एनिमी होगे, तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए। और इतना कहने के बाद वो चली जाती हैं और लू बस यही कहती है कि न जाने मैं कब उससे फिर मिल पाऊंगी। जिसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रात में आसमान में काले बादल गरज रहे होते हैं, चारों तरफ सिर्फ ग्रीनरी होती है और आसपास कोई भी गांव नहीं होता। बस एक जगह एक हल्की सी झोपड़ी होती है जो कि एक शॉप की तरह दिखाई दे रही थी, और वहाँ पे एक छोटा सा दिया जल रहा था। और एक छोटा सा घर जिसका ओनर का नाम सरने हो था, और वो 40 साल का हाफ एजेड मैन था जो कि जियोची टाउन में पैदा हुआ था। और वहाँ तक जाने के लिए कम से कम एक दिन का टाइम लगता था। उसने इस जगह पर एक कच्चा घर बनाया था और आने जाने वाले साउथ से नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए वो आराम करने और चाय पीने के लिए एक होटल जैसी इस जगह को बनाया था, जिससे बाकी लोग भी आराम कर पाते थे और इसकी भी कुछ कमाई हो जाती थी।
और अभी शॉपकीपर हो अपनी शॉप के काउंटर के पीछे बैठे हुए थे और वो घर के बाहर तूफान की आवाज को सुन सकता था और वो थोड़ी सा उदास दिखाई देता क्योंकि उसे पता था इस तरीके के खराब मौसम में कोई भी कस्टमर उसकी शॉप में नहीं आएगा। और ये जो छोटी सी शॉप थी वो जियो ची टाउन और कोंग सॉन्ग माउंटेन के बीच में बनाया गया था और उसकी शॉप के सामने से ही एक रोड गई हुई थी और एशियन टाइम से ही लोग इसी रोड का यूज करके उस सिटी की तरफ जाते थे और चाहे कोई भी टाइम क्यों ना हो ये सड़क हमेशा ही चलती फिरती रहती थी। हालांकि इस स्टॉर्म में अभी भी इस छोटी सी दुकान में कुछ लोग होते हैं जो कि बैठे हुए थे। हालांकि इस टाइम पे वो दिया जो कि वहाँ पे जल रहा होता है हवा के कारण उसकी जो लाइट थी वो बार बार इधर उधर घूम रही थी और उसके कारण शॉपकीपर अचानक ही अपने आप को कंट्रोल करते हैं और इसके बाद अपनी मेजों में देखते हैं जहाँ पे 5 मेजें थी और उनमें से 3 पर कस्टमर बैठे हुए थे और एक सबसे कोने की मेज में एक लड़का बैठा हुआ था जो कि अकेले बैठा था और वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे इस दिए की लाइट नहीं जा रही थी और वो जगह अंधेरे में थी और इसीलिए उसका चेहरा भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। जबकि पास की 2 टेबल में एक ओल्ड मैन और एक यंग गर्ल बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक डंडा होता है जिसपे एक बैनर लटका हुआ होता है जिसमें 4 वर्ड लिखे हुए थे इमॉर्टल गाइड। और ये इस टाइम पे वही ओल्ड मैन होता है जो कि जियो फैन को उसका फ्यूचर बताता था पैसे लेकर और उसके साथ रहने वाली वो छोटी लड़की अब तक बड़ी और यंग हो गई थी और इसका नाम जियान घू होता है। जबकि बगल की 2 बेंचों की बात करें तो उनमें 4 कस्टमर बैठे हुए थे जो कि जर्नी के लिए जा रहे थे और खराब मौसम की वजह से कुछ देर के लिए यहाँ पे ठहर गए थे और वो आपस में कुछ बात कर रहे होते तभी उनमें से सबसे ओल्ड मैन कहता है ठीक है वो और मत कहो। और इसके बाद वो शॉपकीपर हो की तरफ देखते हुए कहता है हम आपसे माफी चाहते हैं लेकिन बाहर इतनी ज्यादा बारिश है और इतनी तेज हवाएं चल रही हैं तो हम अभी भी चाहेंगे कि आज रात तक आप हमारा साथ दो। जिसपे शॉपकीपर हो स्माइल करते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, रात भर जागना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन आज तो सुबह से काले बादल छाए हुए थे सर फिर भी आप आज जर्नी पर क्यों निकल पड़े। इस टाइम पे ये जो कस्टमर्स होते हैं वो लगभग हर रोज ही यहाँ से उस सिटी और उस सिटी से यहाँ जाते रहते थे और जिस बीच वो इस शॉप में भी रुकते रहते थे इसीलिए इन्हें रेगुलर कस्टमर माना जा सकता था। हालांकि जैसे ही वो ओल्ड मैन शॉपकीपर हो की बात सुनता है तो वो थोड़ा शॉक होता है और इसके बाद अपने सभी मेंबर्स की तरफ देखते हुए हंसता और कहता है हमें पता था कि आज का मौसम खराब है लेकिन घर से दूर होने के कारण हम वापस भी नहीं लौट सकते थे। हालांकि तभी ओल्ड मैन अपने सामने की चाय को उठाकर एक जिप मारता और इसके बाद कहता है शॉपकीपर हो आजकल दुनिया के तौर तरीके काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ये सुनकर शॉपकीपर हो तुरंत ही कहते हैं क्या हुआ, जिसमें ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है 10 साल पहले गायब हो गया इविल फैक्शन अचानक से फिर से अपेयर हो गया है। साथ ही मैंने सुना था कि किंग योंग हिल में गुड फैक्शन के साथ उनकी काफी बड़ी फाइट हुई थी। उसके बाद गुड फैक्शन ने इवन फैक्शन को पीछे धकेल दिया था लेकिन वो उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए और जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो अब हर जगह से हमें फाइटों की न्यूजेस मिल रही हैं जिसपे शॉपकीपर हो भी अपना सिर हिला देते हैं और इसके बाद कहते हैं वे अपनी फाइट को खुद करते हैं, हम नॉर्मल लोग उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। जिसपे वे सभी कहते हैं और इसी माहौल के कारण आसपास काफी लुटेरे भी हैं और हमें यही डर रहता है कि कहीं हम किसी लुटेरे से टकरा न जाएं, इसीलिए हम जल्दबाजी में जर्नी कर रहे थे लेकिन इस स्टॉर्म ने हमें रोक दिया इसीलिए हमें आपको परेशान करना पड़ रहा है। जिसपे शॉपकीपर हो हंसते हुए कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि तभी बेंच के लास्ट में जो वो लड़का बैठा हुआ था वो इन सभी लोगों की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था लेकिन तभी वहाँ पे वो ओल्ड मैन तुरंत ही कहता है वही फ्यूचर बताने वाला बाबा, तो जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे काफी सारे लुटेरे आ चुके हैं जो कि आप लोगों को लूट सकते हैं और आपको मार भी सकते हैं, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि ये सब इविल फैक्शन के कारण है। इस बात को सुनकर वो ओल्ड मैन जिसने पहले बोला था तुरंत ही अपने पीछे की बेंच पे देखता है और उससे ओल्ड मैन और उस यंग लड़की को देखता है और इसके बाद स्माइल करते हुए कहता है यस सर। हालांकि तभी वो यंग लड़की अचानक ही स्माइल करती है और उसके गालों पे 2 प्यारे से डिंपल पड़ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। जिसके बाद वो लड़की उसकी तरफ देखते हुए कहती है सर आपका चेहरा बहुत झुर्रियों वाला और पतला है लेकिन आप काफी ज्यादा लकी हैं और आपकी लाइफ में काफी ज्यादा अप और डाउन आएंगे लेकिन आपकी लाइफ हमेशा ही सेफ रहेगी। लेकिन आपके जो फॉरहेड पर 6 डॉट हैं उनके बीच की डिस्टेंस के कारण उनमें एक छोटा सा निशान भी है और यही आपकी लाइफ और आपकी मनी को रोक रहा है और मुझे लगता है कि आपको बुढ़ापे के टाइम पे एक बड़े डिजास्टर का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए मुझे लगता है कि अपनी एज को देखते हुए आपको कम बोलना चाहिए, इससे डिजास्टर भी कम हो सकते हैं। ये सुनकर तो वो चारों लोग खड़े हो जाते हैं और उस ओल्ड मैन और उस यंग मिस को देखने लगते हैं। हालांकि इससे उस एस्ट्रोलॉजर और उस यंग मिस के फेस इंप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदलते लेकिन तभी वो ओल्ड मैन कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस मुझे गाइड करने के लिए। और उसके बाद ये शॉप एक बार फिर से शांत हो जाती है लेकिन रात काफी ज्यादा लंबी थी इसीलिए वो लोग एक बार फिर से बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं और इस टाइम पे वे लोग फिर से किंग योन हिल की 10 साल पहले की फाइट के बारे में ही बात कर रहे थे। साथ ही ये आम लोग थे और इन्होंने काफी सारे र्यूमर्स सुने हुए थे और उन्हीं र्यूमर्स पे ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। हालांकि ये बात करते करते बात को जोर जोर से करने लगते हैं और आसपास के लोग भी उन्हें सुनने लगते हैं। जिसपे एक बंदा कहता है वैसे भी उस टाइम पे किंग योन सेट काफी ज्यादा खतरे में था। हालांकि मैंने सुना था इमॉर्टल डॉग सुआन उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था अपनी 2 फिंगर्स के साथ एक पावरफुल लाइटिंग को कंडक्ट
टर्बुलेंस किया था जिससे निकलने वाले फोर्स को 100 मील तक सुना जा सकता था और उसके बाद जितने भी इविल फैक्शन के लोग थे वो पीछे हट गए थे। हालांकि तभी वो एस्ट्रोलॉजर ओल्ड मैन कहता है एकदम बकवास। ये सुनकर सभी लोग उसी ओल्ड मैन की तरफ देखते हैं जो कि उस यंग मिस के बगल से बैठा हुआ था। तभी वो ओल्ड मैन कहता है अगर दाओ क्सुआन इतना ही ज्यादा पावरफुल था तो ये कैसे हो सकता था कि किंग योंग हिल में लड़ाई होती और किंग योंग हिल के इतने सारे लोग मारे जाते, यहाँ तक कि उनके 7 लीडर्स में से 2 लीडर्स की डेथ हो गई थी और कई सारे एल्डर्स और डिसाइबल भी मारे गए थे और घायल हुए थे। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी वो यंग लड़की कहती है ग्रैंडफादर आप चुप रहिए और कुछ भी मत कहिए, आपको ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि तभी ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है जो हुआन आप मुझे डराओ मत, हालांकि मैंने आपको मेरे डेस्टिनेशन को पढ़ने की इजाजत दी है लेकिन मैं अपनी पूरी लाइफ में घूमता रहा हूँ और घूमता ही रहूंगा और जब मेरी डेस्टिनेशन और डेस्टिनी मेरे पीछे आएगी तब तक मैं अपने फैमिली के पास पहुंच चुका होऊंगा। ये सुनकर तो वो लड़की 2-3 बार खांसती है और इसके बाद गुस्से से अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखती है कि उसके ग्रैंडफादर को किसी भी बात की कोई भी चिंता नहीं थी। और अभी हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम जो हुआन था जो कि हमेशा ही अपने ग्रैंडफादर के साथ रहती थी और किंग योन हिल की गुड और इविल फैक्शन की फाइट के बाद 10 साल बाद वो काफी ज्यादा यंग हो चुकी थी और काफी गुड और ब्यूटीफुल लग रही थी और वो हमेशा ही अपने ग्रैंडफादर जो इक्सियान का ही पीछा कर रही थी, लेकिन हम इसे एस्ट्रोलॉजर ही कहेंगे क्योंकि इसका नाम काफी ज्यादा बेकार सा है, जो इक्सियान। हालांकि तभी वो एस्ट्रोलॉजर जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड था वो तुरंत ही एक स्टूल को खींचते हैं और उन सभी मर्चेंट्स के बीच में बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो किंग योन फाइट के बारे में बात करने लगते हैं। जबकि जियो ह्युआन वो थोड़ी सी उदास थी क्योंकि वो अपने ग्रैंडफादर को रोक ही नहीं सकती थी। उसे पता था कि उसके ग्रैंडफादर काफी अच्छा बोलते हैं और उन्होंने पूरी दुनिया की जर्नी की थी और वो केवल अपने बोलने के कारण ही फेमस थे। और इस टाइम पे उसके ग्रैंडफादर की बातों को सुनकर सभी लोग तुरंत ही उनके पास आ जाते हैं और उनकी बातें सुनने लगते हैं। तभी कुछ लोग उनसे पूछते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि जब ये फाइट हो रही थी तब आप भी वहाँ थे, क्योंकि आपको ये चीजें इतनी अच्छी तरीके से पता है। ये सुनकर तो एस्ट्रोलॉजर पूरी तरीके से शॉक रह जाता है। हालांकि एस्ट्रोलॉजर जोऊ तुरंत अपने कपड़ों को साफ करते हुए कहते हैं मैं इन सभी छोटी मोटी फाइट्स में और डेथ्स में शामिल नहीं होना चाहता, इन्हें किंग योन के जूनियर्स को ही संभालने दे। उनकी बात को सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। जबकि जो यूहान जो कि चाय पी रही थी वो तुरंत ही खांसती और चाय बाहर आ जाती है, जिसमें एस्ट्रोलॉजर जोऊ पीछे उसकी तरफ देखते हैं और इसके बाद हंसते हैं और अपने आप को कंट्रोल करते हैं। हालांकि तभी एक यंग मैन कहता है सर लास्ट में उस डिसाइबल का क्या हुआ जिसका उपनाम यानी कि सरनेम झांग था, और इस टाइम में ये झांग जियाओ फेंग की ही बात कर रहा था। वो तुरंत ही कहता है क्या उसे किंग योंग सेक्ट से बाहर निकाल दिया गया था, जिसपे एस्ट्रोलॉजर जोऊ थोड़ी देर तो चुप रहते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं मुझे इस बारे में अच्छे से तो पता नहीं है क्योंकि उस टाइम की सिचुएशन काफी खराब थी और ऐसा लग रहा था कि उस टाइम पे जियो फेंग भी बेहोश हो गया था और लास्ट में उसे इविल फैक्शन के लोग अपने साथ ले गए, जिसके बाद उसका कोई भी पता नहीं चला। ये सुनकर सभी लोग उदास हो जाते हैं क्योंकि जियो फेंग उन सभी को काफी मिस्टीरियस लगा था। हालांकि तभी शॉपकीपर हो तुरंत ही कहते पता है अब वो यंग मैन कैसा है, जिसमें वो मिस्टीरियस पर्सन जो कि कोने पे बैठा हुआ था तुरंत ही कहता है वो कैसा है। हालांकि तभी एस्ट्रोलॉजर जो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं क्यों ब्रदर क्या ऐसा हो सकता है कि तुम जानते हो, जिसमें वो मिस्टीरियस यंग मैन कहता है बेशक मुझे पता है लेकिन ये केवल इतना ही है कि अगर आप पास्ट में उससे मिले थे और आपने उसे देखा था तो शायद अब जब आप उसे दोबारा देखें तो शायद उसे पहचान न पाए। जिसमें वो लड़की जियो हुआन तुरंत ही कहती क्यों उसे क्या हुआ, लेकिन वो मिस्टीरियस पर्सन कुछ नहीं कहता और तुरंत ही उस जगह से गायब हो जाता है। जिसके बाद हमें कैंगसोंग माउंटेन का 1000 बेड्स एशियंट केव दिखाया जाता है और 800 साल पहले इविल फैक्शन के एल्डर ने जिनका नाम ब्लैक हार्ट था यहाँ पे ब्लड फ्रोजन हॉल के गोल्डन टाइम को स्टार्ट किया था, यानी कि इसी केव को इविल सेक्ट का ओरिजिन कहा जा सकता था जहाँ से उन्होंने सब कुछ स्टार्ट किया था। साथ ही उन्होंने इविल फैक्शन को लीड करते हुए पूरी दुनिया को डरा दिया था, लेकिन उनके बाद के जो डिसाइबल थे वो उनके जैसे कैपेबल नहीं थे, इसलिए ये जगह धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती गई और इसके बाद काफी सारे एनिमीज ने इस जगह को अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि उस केव के बाहर एक चट्टान के ऊपर फॉर्सकेन एविस लिखा हुआ होता है और ब्लड फ्रोजन हॉल की लास्ट जनरेशन के सारे डिसाइबल वहाँ पे इकट्ठा हुए होते हैं। साथ ही यहाँ पे वो केवल 10 से भी कम लोग होते हैं, जिनमें नियान लीडर, लिu गाओ, वाइल्ड डॉग और आदि शामिल थे। और इनमें से जितने भी लोग होते सभी लोग इंजर्ड होते हैं और काफी थके हुए और डरे हुए भी दिखाई दे रहे थे। साथ ही इनके सामने काफी सारी लाशें बिखरी हुई थी और काले कपड़े पहने हुए कुछ पर्सन्स इनके सामने खड़े हुए थे जो कि इनसे कई ज्यादा गुना ज्यादा थे और उन्होंने इन्हें घी रखा होता है और इन सभी के चेस्ट पे एक बैच होता है जिसमें ह्यूमन खोपड़ी बनी हुई थी। हालांकि नियान लीडर खुद को कंट्रोल करते हुए तुरंत ही कहता है घोस्ट किंग सेक्ट के मेरे फ्रेंड्स, हम ब्लड फॉर्जर हॉल, हम होली सेक्ट के अंदर एक छोटी सी ब्रांच है और हमने कभी भी घोस्ट किंग सेक्ट की डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत नहीं की, इसीलिए हमें नहीं पता आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हालांकि तभी एक ब्लैक मैन जिसके चेस्ट पे भी एक बैच होता है, लेकिन उसकी चेस्ट पे जो ह्यूमन खोपड़ी का स्केलेटन था वो गोल्डन कलर का बना हुआ था और पीछे के सभी सोल्जर्स से वो अलग लग रहा था और वो इस ग्रुप में लीडर की तरह लग रहा होता है। वो तुरंत ही कहता है नियान लीडर, आज होली सेक्ट की सिचुएशन आपको पहले ही पता होगी, घोस्ट सेक्ट के चीफ ने भी आपको
कई बार लेटर भेजे हैं, लेकिन फिर भी आपने कभी भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही उनका रिप्लाई किया। मुझे लगता है कि आप घोस्ट सेक्ट के हेड का सम्मान नहीं करते। नियान लीडर जैसे ये सुनता है तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे वो जानता था कि होली सेक्ट के भीतर जो 4 बड़े पावर हाउसेस ब्रांचेस थे, उनमें आपसी झगड़े चल रहे थे जो कि बढ़ते ही जा रहे थे। साथ ही नियान लीडर को जो पता चला था, उसके हिसाब से किसी मिस्टीरियस पर्सन ने कुछ स्मॉल ब्रांचेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इस बात तो घोस्ट किंग सेक्ट ने उसके ब्लड फॉर्जर हॉल के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे बनाने में और चलाने में उसे कई सालों की मेहनत लगी थी। हालांकि तभी वो ब्लैक पर्सन एक बार फिर से हंसते हुए कहता है, नियान लीडर, मैं एक बार फिर से कहता हूँ, घोस्ट किंग सेक्ट का जो चीफ है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड और निडर हैं, और साथ ही हमारे सेक्ट के चीफ आप लोगों के बारे में काफी सोचते हैं, इसीलिए उन्होंने आपके ब्लड फॉर्जर हॉल को अपने साथ मिलाने के लिए डिसीजन लिया है। उनके साथ रहकर आप हमेशा ही सेफ रहेंगे, तो बेहतर होगा कि आपको इस चीज को समझना चाहिए। और इस टाइम पे उसकी बोली और बात एक धमकी की तरह लग रही होती है, और इसे सुनकर तो नियान लीडर के चेहरे पे पसीना आ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसका ब्लड फॉर्जर हॉल काफी छोटा है और वो कभी भी घोस्ट सेक्ट से नहीं जीत पाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके एंसेस्टर्स द्वारा छोड़ा गया जो ये इनहेरिटेंस और ये विरासत थी, वो उसके सामने ही बर्बाद हो जाती, और इस टाइम पे उसके पास डिसीजन लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था। हालांकि तभी वो ब्लैक पर्सन जब नियान लीडर को झिझकते हुए देखता है तो अचानक ही कोल्ड वॉइस में कहता है, नियान लीडर, मैं आपको सलाह देता हूँ कि जिसका आप अभी सामना कर रहे हैं वो मैं हूँ, और आप काफी ज्यादा लकी माने जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कोंगसांग माउंटेन पर अटैक को कौन लीड कर रहा है। ये सुनकर नियान लीडर की पूरी बॉडी ही कांपने लगती है, जो देखकर वो ब्लैक पर्सन तुरंत ही कहता है, मैं देख सकता हूँ कि आपने पहले ही अंदाजा लगा लिया है, ये सही है, वो हमारे घोस्ट सेक्ट के डिप्टी चीफ घोस्ट ली हैं, और अगर वो यहाँ पे आते हैं तो रिजल्ट काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और साथ ही इस नाम को लेते ही वो तुरंत ही डर भी जाता है, जिससे कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि ये नाम उनके लिए भी कितना ज्यादा डरावना था। हालांकि जस्ट उसी टाइम पे अचानक ही ब्लड की स्मेल चारों तरफ फैलने लगती है, और इसके बाद वहाँ के जितने भी घोस्ट सेक्ट के मेंबर होते हैं वो तुरंत ही अपनी बॉडी को खींचकर खड़े हो जाते हैं सीधे। यहाँ तक कि वो पर्सन जो कि इन्हें लीड कर रहा था वो भी तुरंत ही अपने आप को स्ट्रिक्टली खड़ा कर लेता है और चुपचाप अपने सिर को नीचे झुका लेता है। तभी नियान लीडर भी सोचता है कि आखिरकार वो कौन सा पर्सन है जिन्होंने वास्तव में इन्हें इतना डरा दिया। हालांकि तभी अंधेरे से अचानक ही कुछ फुटप्रिंट्स और चलने की आवाजें आती हैं, और इस टाइम पे वो सभी लोग देख सकते थे कि अंधेरे में हल्की स्कारलेट रेड लाइट जल रही होती है, जो कि बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ रही थी। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले घोस्ट किंग सेक्ट में जो ये नंबर 1 पर्सन घोस्ट ली है वो ये नहीं था, लेकिन सेक्ट के अंदर काफी सारे र्यूमर्स थे कि 10 साल पहले गुड फैक्शन और इविल फैक्शन की फाइट के अंदर घोस्ट किंग सेक्ट ने गुड सेक्ट से एक बंदे को बचाया था, और घोस्ट किंग ने उसे अपने बेटे की तरह माना था, यहाँ तक कि पूरा सेक्ट भी उसे संभालने के लिए दे दिया था। और उसके बाद घोस्टली उसकी स्किल्स काफी ज्यादा बूस्ट हुई और उसने काफी ट्रेनिंग की थी, साथ ही उसका कैरेक्टर भी पूरी तरीके से बदल गया था, और इस टाइम पे वो मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचता था, और उसकी फाइट और उसकी क्रुएल्टी देखकर इविल सेक्ट के लोग भी उससे डरते थे। कोई मुझे बता सकता है घोस्टली कौन है? जिसे भी इसका नाम पता चल गया है बता देना, वरना मैं तो आपको बताऊंगा ही फिर। हाल ही के टाइम पे इविल फैक्शन के अंदर जो भी फाइट्स चल रही थी वो और भी ज्यादा सीरियस हो गई थी, यहाँ तक कि घोस्टली जो कि किंग योंग सेक्ट का एक ईमानदार और मासूम डिसाइबल था, अचानक घोस्ट किंग सेक्ट में आकर रैंक 1 का वॉरियर बन गया था, और इसके बाद उसने घोस्ट सेक्ट को लीड करके बिना रुके हुए काफी सारी फाइट्स की थी और काफी सारे सेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, यहाँ तक कि उसके हाथ की डेवोर सोल स्टिक ने न जाने कितने लोगों के प्योर ब्लड को स्वैलो कर लिया था। और ये पर्सन वही था जिसे 10 साल पहले ब्लड फॉर्जर हॉल के इन लोगों ने पहले देखा था, और इस टाइम पे सभी लोग उसे देखकर तुरंत ही चुप हो जाते हैं। हालांकि उसका चेहरा अब भी पहले के जैसा ही था, लेकिन इस टाइम पे उसकी बॉडी से जो ऑरा रिलीज हो रहा था वो काफी ज्यादा वाइल्ड था। हालांकि तभी वो आते ही कहता है, आप सभी सरेंडर करेंगे या नहीं? साथ ही उसके पीछे काफी सारे लोग खड़े हुए थे, लेकिन कोई भी उसके साथ या कि सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। साथ ही इस टाइम पे घोस्ट सेक्ट के सभी मेंबर्स के सिर झुके हुए थे। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, ये अपना जियो फैन ही है। हालांकि ब्लड फॉर्जर हॉल के सभी मेंबर तुरंत ही एक दूसरे को देखते हो, यहाँ की नियान लीडर वो तो पसीने से भीग चुका होता है। हालांकि तभी एक चीख की आवाज सुनाई देती है, और एक डिसाइबल जो कि ब्लड फॉर्जर हॉल का ही था वो अचानक से चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इस टाइम पे शायद इसने अपना दिमाग ही खो दिया था, और चिल्लाते हुए तुरंत ही घोस्ट ली की तरफ बढ़ता है। हालांकि तभी घोस्ट ली के हाथ से तुरंत ही एक ब्लड स्कारलेट रेड लाइट निकलती है, जो कि तुरंत ही उस पर्सन को घेर लेती है, जो कि कुछ ही टाइम के अंदर उसकी जान को उसकी जान ले लेती है, और वो बेजान होकर जमीन पे गिर जाता है। जिसके बाद घोस्टली के हाथ की जो सोल स्टिक होती है वो साइन करने लगती है, और वो तुरंत ही कहता है, आप सभी सरेंडर करेंगे या नहीं? और इसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। ये सुनकर तो ब्लड फॉर्जर हॉल के जितने भी डिसाइबल होते हैं उनके चेहरे पीले पड़ जाते हैं। जिसके बाद सारे ही मेंबर्स के बीच में एक चीख सुनाई देती है, नहीं नहीं मैं सरेंडर करता हूँ। और इसके बाद एक यंग मैन ब्लड फॉर्जर हॉल को छोड़कर घोस्ट किंग सेक्ट की तरफ भागता है, लेकिन वो घोस्टली से काफी ज्यादा डिस्टेंस बनाकर दूर हटता है।
और इसके बाद एक एक करके काफी सारे डिसाइबल भी घोस्ट हॉल को ज्वाइन कर लेते हैं। और ये देखकर नियन लॉर्डर थोड़ा सा उदास हो जाता है और इसके बाद वो कहता है भूल जाओ। और इतना कहते हुए वो भीड़ के आगे बढ़ता है और घोस्टली की तरफ जाता है। साथ ही वो अपनी चेस्ट से एक ब्लैक प्लेट निकालता है जिसके अंदर एक ब्लैक हार्ट बना हुआ था। और इसके बाद वो घोस्टली की तरफ बढ़ाते हुए कहता है यह ब्लड फॉर्जर हॉल का ब्लैक हार्ट कमांड है। ब्लड फॉर्जर हॉल के 800 साल की फाउंडेशन आखिरकार इस दिन इसे खत्म माना जाता है। हालांकि तभी एक आवाज आती है बकवास, और इस आवाज को सुनकर सभी लोग शॉक होते हैं। और इसके बाद तुरंत ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पे वाइल्ड डॉग होता है। और इसके बाद वो नियन लीडर की तरफ देखते हुए कहता है बॉस, जब आप मुझे ब्लड फॉर्जर हॉल में लाए थे तो हमने एल्डर ब्लैक हार्ट को आइडल माना था और उनके सामने कसम ली थी कि हम जीवन भर कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सुनकर नियन लीडर थोड़ा सा गिल्टी फील करता है, लेकिन वो तुरंत अपने सिर को नीचे करते हुए कहता है वाइल्ड डॉग, सिचुएशन हमें ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है, इसीलिए मौत की तलाश मत करो और आ जाओ। हालांकि तभी वाइल्ड डॉग कहता है नहीं कर सकता बॉस, मैं ये नहीं कर सकता। आप मुझे कुछ भी कहने के लिए और करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन ब्लड फॉर्जर हॉल को धोखा देने के लिए ये मैं नहीं कर सकता। जिसके बाद वो बताता है मैं बचपन से ही एक अजीब तरीके से दिखता था, एक मॉन्स्टर की तरह। सभी ने मेरी डिसरिस्पेक्ट की, यहाँ तक कि मेरे माता पिता ने भी मुझे फेंक दिया था। मुझे वाइल्ड डॉगों द्वारा पाला गया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स और अपमान का सामना करना पड़ा। जिसके बाद मैं ब्लड फॉर्जर हॉल में एंटर हुआ तब दूसरों ने मुझे धमकाया, लेकिन अब दूसरों को धमकाने की मेरी बारी है और मैं इस पे प्राउड करना चाहता था। साथ ही मैंने एंसेस्टर के सामने शपथ भी ली थी कि मैं इस जीवन में ब्लड फॉर्जर हॉल का ही मेंबर रहूंगा, इसलिए मुझे मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ये सुनकर नियन लीडर तुरंत ही घोस्टली की तरफ देखता है जिसके फेस इंप्रेशन सीरियस होते जा रहे थे। तो ये देखकर वो काफी घबराता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये वाइल्ड डॉग वास्तव में मौत से नहीं डरेगा और ऐसा कुछ कहेगा। हालांकि नियन लीडर तुरंत ही अपने हाथ के ब्लैक हार्ट कमांड को वाइल्ड डॉग की तरफ फेंकते हुए कहता है तुम काफी ग्रेट हो, तो अब से तुम ब्लैक फॉर्जर हॉल को ब्लड फॉर्जर हॉल को संभालोगे। और इसके बाद वो घोस्ट सेक्ट में शामिल हो जाता है। जिसके बाद सभी की नजरें सीधा ही वाइल्ड डॉग के ऊपर चली जाती है। हालांकि वाइल्ड डॉग जब ये खतरनाक नजरों को फील करता है तो उसकी बॉडी भी काफी प्रेशर फील कर रही थी और कांप रही थी, और वो एक पत्थर की चट्टान को पकड़े हुए खड़ा हुआ था। हालांकि वो कांपती हुई आवाज में कहता है बस मुझे मार डालो। जिसके बाद वो ब्लैक हार्ट प्लेट को जोर से पकड़ता है और अपनी आंखों को बंद करके मौत का इंतजार करने लगता है। हालांकि तभी अचानक घोस्टली उसकी आंखें जो पूरी तरीके से रेड थी वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती हैं। और इसके बाद वो अपने हाथ को हिलाता है जिससे वहाँ पे जितने भी घोस्ट हॉल के मेंबर थे या कि घोस्ट ग्रेड के, वो सभी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और इस टाइम पे वाइल्ड डॉग जो कि ब्लैक हार्ट कमांड को पकड़े हुए था, वो जब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो वो देख सकता था कि उसके सामने केवल एक जानी पहचानी फिगर है और उस हॉल के अंदर केवल 2 ही लोग हैं। साथ ही उसने ये भी फील किया था कि आसपास फैली हुई ब्लड की स्मेल भी गायब हो गई थी। साथ ही वो पर्सन एविस के किनारे ही खड़ा हुआ था और नीचे देख रहा था। साथ ही वो 5 के कुछ मूवमेंट्स को याद कर रहा था। हालांकि तभी वाइल्ड डॉग के मन में आता है कि क्यों ना वो इसे धक्का दे दे और इस एविस में गिरा दे। हालांकि वो ऐसा सोचता ही है, लेकिन उसकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होती और वो कुछ भी नहीं करता ऐसा। हालांकि तभी घोस्टली धीरे धीरे उसकी तरफ आता है और इसके बाद कहता है अभी अभी तुम मुझे यहाँ नीचे धकेलने की सोच रहे थे। ये सुनकर तो वाइल्ड डॉग का पूरा चेहरा पीला पड़ जाता है। हालांकि वो खुद की हिम्मत जुटाकर कहता है तुम चाहो तो मुझे मार दो, मैं नहीं डरता। हालांकि तभी घोस्टली कहता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि अगर तुम मर जाते हो तो ब्लड फॉर्जर हॉल पूरी तरीके से गायब हो जाएगा और इसके बाद ग्रेवयार्ड के अंदर एल्डर ब्लैक हार्ट भी जिंदगी भर पछताते ही रहेंगे। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए कहता है फ्यूचर में तुम बस मेरे पीछे आओगे। ये सुनकर वाइल्ड डॉग शॉक होता है और इसके बाद कहता है आप इतने सारे लोगों को लेकर ब्लड फॉर्जर हॉल को मिटाने के लिए आए थे और आप अभी भी चाहते हैं कि मैं आपके पीछे आऊं। हालांकि घोस्टली उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है तुम्हारे अंदर अभी भी स्किल बहुत कम है और अगर ये मेरे लिए नहीं होता तो तुम्हें मारने के लिए मेरे घोस्ट हॉल उन्हीं लोगों का यूज करेगा जिन्होंने अभी अभी सरेंडर किया है, जैसे कि आपके नियन लीडर और बाकी लोग, और बे ही तुम्हें मार डालेंगे। ये सुनकर वाइल्ड डॉग के चेहरे पे पसीना आने लगता है और इसके बाद वो उस पर्सन को देखता है जो कि धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो जाता है। तो वो तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है मैं मौत से नहीं डरता और ब्लड फॉर्जर हॉल को वापस से रिवाइव करने के लिए मुझे अभी भी इसमें रहना होगा। और इसके बाद वो चीखते हुए कहता है झांग जियो फैन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हालांकि काफी देर तक कोई भी आवाज नहीं आती, जिसके बाद एक हल्की सी वॉइस आती है ये नाम इसे मैं कई सालों पहले ही भूल चुका हूँ। जिसपे वाइल्ड डॉग कहता है तो फिर मैं फ्यूचर में तुम्हें किस नाम से बुलाऊं। हालांकि उसे बदले में कोई भी जवाब नहीं मिलता। जिसके बाद हमें किंग योन हिल दिखाई जाती है और यहाँ पे मिस्टिकल सेलेस्टियल माउंटेन 10 साल बाद भी यहाँ ये बिल्कुल हेवन जैसा ही लग रहा था। साथ ही गुड फैक्शन और इविल फैक्शन के बीच की हुई लड़ाई की जो मरम्मत थी वो पहले ही यहाँ पे की जा चुकी थी।
हालांकि फिर भी कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें हील अप नहीं किया जा सकता था, क्योंकि 10 साल पहले की इस फाइट में सन वैली के लीडर सांग झेंग लियांग और सन सेंट वैली के लीडर तियान युन उनकी डेथ हो गई थी, और साथ ही साथ लॉन्गसो वैली के लीडर कैंग सॉन्ग ने सेक्ट को धोखा दे दिया था और 6 में से आधे लीडर चले गए थे। इसलिए ये कहा जा सकता था कि ये काफी बड़ा नुकसान था। हालांकि मॉर्निंग सन वैली और सन सेंट वैली के जो लीडर्स की पोस्ट थी उन्हें एल्डर्स और पावरफुल पर्संस के साथ एक्सचेंज कर दिया गया था। केवल लॉन्गसा वैली के हेड की पोस्ट अभी भी खाली थी, क्योंकि कैंग सॉन्ग के जाने के बाद किसी ने भी इस पोस्ट को नहीं लिया था। हालांकि इनर हॉल में चर्चा के बाद यंग जनरेशन के डिसाइबल की हाओ को इस पोस्ट के लिए चूज किया गया था। साथ ही इसी के कारण किंगयुंग सेक्ट के यंग जनरेशन को खुद को अपेयर करने का एक रीजन भी मिल गया था, जैसे रिटर्न ऑफ द बिंड वैली से जेंग सुसु, बिग बैम्बू वैली से सॉन्ग डैनर या कि ब्रदर सॉन्ग, स्मॉल बैम्बू वैली उससे लू थी जिसने काफी सारी चीजों को संभालने के लिए अपने टीचर की हेल्प की थी। हालांकि सेक्ट की मेन ब्रांच के भीतर पहले के कुछ वर्षों में डॉग स्वान ने खुद को धीरे धीरे पीछे कर लिया था और हर दिन के जो ये छोटे मोटे मामले थे उन्हें संभालने के लिए अपने पसंदीदा डिसाइबल जियो ई काई के ऊपर ये छोड़ दिया था। जिसके बाद हमें टोंग टोंग पीक के पीछे एंसेस्टर हॉल दिखाया जाता है, जो कि एक काफी ज्यादा लग्जरियस इमारत थी और ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी लग रही थी। और इस एंसेस्टर हॉल को किंगयुंग सेक्ट के एंसेस्टर्स को याद करने के लिए बनाया गया था और ये उनकी सोल्स के लिए बनाई गई थी। और यहाँ पे लिन जिंगयू जो फैंग का जो फ्रेंड था वो इस एंसेस्टर हॉल के सामने खाली मैदान में आंखें बंद करके पालथी मार कर बैठा हुआ था। और वहीं ड्रैगन स्लेयर स्लॉड जो कि हल्के ग्रीन कलर की लाइट को प्रोड्यूस कर रही थी उसके सिर के ऊपर घूम रही होती है। साथ ही इस टाइम पे लिन काफी ज्यादा मैच्योर भी लग रहा होता है। साथ ही एंसेस्टर हॉल के अंदर अंधेरे में एक जोड़ी आंखें चुपचाप उसे देख रही थी और ये एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन होता है जो कि अचानक ही बाहर निकलता है और एंसेस्टर हॉल की सीढ़ियों की तरफ आकर बैठ जाता है। और इसके बाद वो लिन को देखते हुए कहता है बस इतना ही। और उसके इतना कहते ही ड्रैगन स्लॉट के अंदर की जो ग्रीन लाइट होती है वो गायब हो जाती है और लिन अपनी आंखें खोलता है और उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए कहता है एल्डर। ये देखकर वो ओल्ड मैन हल्के से स्माइल करते हुए कहता है तुम्हारा टैलेंट वास्तव में अच्छा है और तुम काफी मेहनती भी हो, तुमने मेरी सोच से ज्यादा सुधार किया है। ये सुनकर लिंग जिंगियो ग्रेटफुल तरीके से उन्हें देखता है, जिसके बाद वो उसे ग्रीट करते हुए कहता है एल्डर ये सब आपकी काइंडनेस और एहसान है और जब तक मैं जीवित रहूंगा डिसाइबल ये याद रखेगा। तभी वो ओल्ड मैन कहता है पता नहीं कब ये 10 साल बीत गए और मेरे और आपके पास इन 10 सालों में करने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे लगता है कि अब आपको वापस जाकर देखना चाहिए, ये आपके वापस जाने का टाइम है। ये सुनकर लिन अचानक ही शौक होते हुए एल्डर की तरफ देखता है। हालांकि तभी एल्डर कहते हैं लॉन्गसा वैली के ब्रांच के भीतर जो भी चीजें हो रही है क्या आप पहले से ही नहीं जानते। जिस पर लिंग जिगियो अपना सिर हिलाते हुए कहता है हाँ, कुछ दिन पहले किहाओ के एल्डर ब्रदर मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे बताया। तभी ओल्ड मैन कहता है आज मैंने सुना है कि किंगयुंग सेक्ट के सभी टैलेंटेड डिसाइबल जो कि इस न्यू जनरेशन के हैं टोंगटियान पीक पे इकट्ठा हुए हैं, शायद कुछ है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें भी जाना चाहिए। ये सुनकर लिंग जिंगियो थोड़ा सा उदास होता है क्योंकि वो जाना नहीं चाहता था। ये देखकर ओल्ड मैन स्माइल करता है और साथ ही वो भी हल्का सा उदास दिखाई दे रहा था, लेकिन वो तुरंत ही गायब हो जाता है और अपने हाथ को हिलाते हुए कहता है तुम पहले ही अब बड़े हो गए हो, इसीलिए अब तुम्हें जाना चाहिए। ये सुनकर लिंगियो तुरंत ही उन्हें ग्रीट करता है और कहता है एल्डर इन 10 सालों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये डिसाइबल इसे याद रखेगा और जस्टिस को बनाए रखने के लिए और बुराई को खत्म करने के लिए मैं अपनी लाइफ के बारे में भी एक भी बार नहीं सोचूंगा। ये सुनकर ओल्ड मैन स्माइल करते हुए कहता है अच्छा है अब जाओ। जो सुनकर लिंग जिंगियो एक बार फिर ग्रीट करता है और एंसेस्टर हॉल को छोड़ देता है। हालांकि तभी उस ओल्ड मैन के पीछे अचानक एक और ह्यूमन फिगर अपीयर होती है जो कि उस ओल्ड मैन से कहती है क्या वो चला गया। ये देखकर ओल्ड मैन तुरंत ही स्माइल करता है और पीछे मुड़कर देखते हुए कहता है किंगयुंग सेक्ट के लीडर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर तो दाओ सुआंग काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और तुरंत ही कहता है क्या, जिस पे वो ओल्ड मैन एंसेस्टर हॉल की तरफ जाते हुए कहता है इस यंग लड़के को 10 साल तक मेरे साथ रहने देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर दाक सुआन थोड़ी देर के लिए चुप रहता है और इसके बाद एंसेस्टर हॉल पे आकर किंगयुंग सेक्ट के एल्डर्स की सोल जेड को देखता है और उनके सामने लगी हुई मोमबत्तियों को देखता है। जिसके बाद दाक सुआंग एक जगह पर ओल्ड मोमबत्ती को हटाकर एक नई मोमबत्ती जलाता है और इसके बाद कहता है इन बरसों तक मैंने इतने जोखिम उठाए आपको बचाने के लिए, मैंने काफी सारे एल्डर्स और टीचर से ये सच्चाई छिपाई, लेकिन आपने कभी भी धन्यवाद नहीं कहा। आज इस लड़के के लिए आप मुझे धन्यवाद कह रहे हैं। हालांकि इस पे वो ओल्ड मैन कुछ भी नहीं कहता और हॉल के भीतर एक जगह पे जाकर उसी मोमबत्ती के टुकड़े को पकड़ लेता है और उसके मोम से कोई भी देख सकता था एक एक बूंद करके वो उसके हाथ में गिर रही थी। साथ ही उसका हाथ भी कांपता हुआ दिखाई दे सकता था। तो चलो गाइस ये एपिसोड अब मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे। तो आप सब मुझे बताना ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा था और आई होप कि आप लोगों को ये एपिसोड काफी पसंद आया होगा। तो इसे एंजॉय करना और एज्यूम करना। बाय बाय।